कम बैक टू आवर चैनल। आप लोगों से बातें बहुत ही महत्वपूर्ण करेंगे। व्यतिकरण। व्यतिकरण होता है क्या है? तरंग प्रकाशिकी। तरंग प्रकाशिकी आपकी चले और इस तरंग प्रकाशिकी में सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर आपका, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक व्यतिकरण, इंटरफियरेंस की बातें करेंगे। तो आते हैं अपने टॉपिक पे। व्यतिकरण होता क्या? इंटरफियरेंस। इसकी परिभाषा की बातें करते हैं। पहले आपको समझा देते हैं, एकदम सिंपल सी लॉजिक है। हालांकि पढ़ाने वाले तो बहुत से हैं, बहुत से यूट्यूब पे भी बहुत से पढ़ाने वाले हैं और थोड़ा सा डिफरेंस पाएंगे आप। परिभाषा क्या है इसकी? समान आवृत्ति की जब दो तरंगे, समान आवृत्ति की जब दो तरंगे एक साथ एक ही दिशा में चलती हैं तो उनके अध्यारोपण से मार्ग के विभिन्न बिंदुओं पर उनकी परिणामी तीव्रता भिन्न भिन्न होती। कुछ बिंदुओं पर तीव्रता न्यूनतम, कुछ बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम। इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं। तो सीधी सी बात है, जब दो तरंगे एक साथ एक ही दिशा में चलेंगी तो अध्यारोपित होंगी, तो वहां पे आपकी दो स्थितियां होंगी। दो स्थितियां कैसे होंगी? मान लेते तरंगे जो आपकी चलती हैं ऐसे चलती, ठीक, या मान लेते पहली तरंगे। बस थोड़ा सा समझिएगा, थोड़ा सा, कुछ नहीं, एकदम इजीली है। ये आपकी कोई तरंग है, तरंगे ऐसे चलती, ऊपर उठती है नीचे उठती है। ऊपर को कहते हैं श्रृंग और नीचे को कहते हैं गर्त। एक तरंग ये है और दूसरी तरंग आपकी ए है। एक स्थिति तो ए हो सकती है, एक स्थिति ए होने का मतलब क्या है? जैसे ये तरंग जो आपकी ऐसे चलती, ऊपर गई नीचे आई, तो ऊपर को श्रृंग नीचे को गर्त, और यहां से यह, इसको पीक, एक पीक है, आयाम मान लेते कि भाई यह भी आपका वन पीक आयाम, दूसरी तरंग का ए ए मान लेते इसका यह भाई आपका A1। एकदम सीधी सी लॉजिक। दो कंडीशन हो सकती है, एक कंडीशन तो आपकी ए हो सकती है A1, नीचे आपका जाएगा तो -A1, और दूसरी तरंग का आयाम आपका मान लेते A2 है, तो ऊपर आपका A2 नीचे आपका -A2। तो जब ये दोनों तरंगे अध्यारोपित होंगी, मतलब दोनों तरंगे आपस में मिलेंगी। अध्यारोपण का मतलब होता है जब दो तरंगे आपस में मिलती हैं उसे हम कहते हैं अध्यारोपण। तो जब दो तरंगे मिलेंगी, दोनों तरंगे मिलेंगी, तो इनकी परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी? अब देखो भाई, देखिए बात यहां से श्रृंग श्रृंग गर्त गर्त, जब श्रृंग से श्रृंग मिलेगा, जब श्रृंग से श्रृंग मिलेगा तो ये आपका इसका आयाम बढ़ जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और कह रहा है कि समान आवृत्ति की, समान आवृत्ति देखो यहां से जो यहां की डिस्टेंस होती है इसको कहते हैं आवृत्ति। यहां से यहां की जो डिस्टेंस होती है इसको कहते हैं आवृत्ति। हालांकि आवृत्ति की परिभाषा मैं आपको बताऊंगा, आवृत्ति की परिभाषा से दूसरे शब्दों में बता ही दे रहा हूं आपको कि प्रति सेकंड में गुजरने वाले तरंगों की संख्या को क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। प्रति सेकंड में गुजरने वाली तरंगों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। यहां से एक तरंग ये है और एक तरंग ये, तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं एक ही तरंग है, तो यहां से इसकी जो यहां से यहां की जो दूरी होगी आपकी क्या होगी? आवृत्ति होगी। ये जो आवृत्ति क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। तो जब ये दोनों तरंगे अध्यारोपित होंगी, मिलेंगी, तो इनकी कंडीशन एक तो ये हो सकती है ऐसे, ये आपका आयाम A1 + A2 हो जाएगा। ए मिलेगा A1 से A2 मिलेगा, है ना, प्लस वाला प्लस से मिलेगा तो प्यार मोहब्बत बढ़ेगी, जब प्यार मोहब्बत बढ़ेगा तो और भाई बढ़ेंगे। ए वाला आपका
इसका आयाम परिणामी तरंग का आयाम हो जाएगा -a1 -a2 ऐसा। एक स्थिति तो ये हो सकती है, ठीक। और इनका आयाम बढ़ेगा तो इनकी तीव्रता क्या होगी भाई आपकी, अधिकतम होगी, ठीक। और तीव्रता अधिकतम होगी तो वहां पे प्रकाश की स्थिति रहती है। जब तीव्रता आपकी अधिकतम होगी तो वहां पे प्रकाश की स्थिति रहती है। दूसरी कंडीशन, एक कंडीशन हो सकती है, दूसरी कंडीशन क्या है, ये मान लेते पहली तरंग है ऐसे, चलिए, और दूसरी तरंग है ना, दूसरी तरंग आपकी मान लेते ऐसे भी जा सकती है। यहां से यह डिस्टेंस आपकी जो आवृत्ति है, इनकी आवृत्ति क्या भाई आपकी बराबर है, ठीक, आवृत्ति बराबर है। और इसका आयाम मान लेते हैं भाई आपका क्या है, a1 -a1। इस वाले का आयाम, ये थोड़ा सा डिस्टर्बेंस टाइम में बन गया है ना, आवृत्तियां हालांकि मान लेते हैं, बनाने में थोड़ा सा भाई ऊपर नीचे चला गया है ना। इसकी आपका देखो बेटे, यह ऊपर उठा है तो श्रृंग है, नीचे गया है तो गर्त है। तो जब इस वाले का श्रृंग इस वाले के गर्त से मिल रहा है, इसमें क्या था, इसका भी श्रृंग था, इसका पहली तरंग का श्रृंग था, दूसरी तरंग का श्रृंग था, ठीक है। अब इस वाले में इस वाले का श्रृंग और दूसरी तरंग का गर्त, इसको मान लेते कि माप कम हो जाए भाई आपका -a2, और ये आपका क्या ऊपर उठेगा श्रृंग है तो आपका a2 हो जाएगा। अब देखना, तो जब यह वाला इससे मिलेगा तो परिणामी आयाम क्या हो जाएगा, परिणामी आयाम आपका ऐसा हो सकता है, दिखाई नहीं दे रहा आपको, ये आपका हो जाएगा प्लस वाला माइनस से मिला तो ये आपका ऐसा हो जाएगा। नहीं समझ में? उदाहरण दो, देखिए मान लेते कि ये आपका 12 है, नीचे जाएगा तो आपका -12 हो जाएगा, और इसको मान लेते 10 है, इस वाले है ना, इस वाले को आप मान लेते 10 है तो नीचे आपका -10, ये आपका +10, तो मतलब 12 10 श्रृंग से क्या मिला, गर्त मिला, तो यह आपका है भाई 12 और यह आपका क्या भाई -10, कितना हो गया 2 हो गया। तो इसका पीक कितना उठेगा, ऐसे छोटा सा उठेगा। इसकी बातें कर ले, यह -12, इससे ये मिलेगा, इस वाले का जो गर्त है इस वाले गर्त इस वाले के श्रृंग से मिलेगा, ये आपका +2 -2, ये आपका -2 और ये आपका भाई +2, ऐसे जाएगा। तो भाई इसकी तीव्रता क्या होगी, न्यूनतम होगी। जब इसकी तीव्रता न्यूनतम होगी तो वहां पे आपकी अंधेरा की स्थिति रहेगी। बातें समझ में आई? अब आगे चले, तो कहने का मतलब मैंने क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि समान आवृत्ति की जब दो तरंगे एक साथ एक ही दिशा में अध्यारोपित होती हैं तो उनके अध्यारोपण से मार्ग के विभिन्न बिंदुओं पर उनकी परिणामी तीव्रता भिन्न भिन्न होती है। कुछ बिंदुओं पर उनकी तीव्रता अधिकतम और कुछ बिंदुओं पर उनकी तीव्रता न्यूनतम। इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं। दिस हैपनिंग इज कॉल्ड इंटरफियरेंस एंड इंटरफियरेंस इज टाइप ऑफ टू। कहने का मतलब इंटरफियरेंस जो आपका व्यतिकरण होता है ये आपका दो प्रकार का होता है। जहां पे आपका तीव्रता अधिकतम होती है वहां पे आपका समपोषी व्यतिकरण है ना, समपोषी ऐसे लिख देते हैं यहां पे, समपोषी व्यतिकरण। जहां पे तीव्रता आपकी न्यूनतम होती है वहां पे आपका होता है विनाशी व्यतिकरण। मतलब समपोषी व्यतिकरण में प्रकाश की स्थिति रहती है और विनाशी व्यतिकरण में आपका अंधेरा बना रहता है। ये हो गया, मैं बातें मक्खन हो गई है ना, हलवा है एकदम छोटा सा। रफ करें इसको। चलिए अब इसका गणितीय निरूपण करते हैं। गणितीय निरूपण करते हैं इसका। मान लेते ये तरंग है और ये तरंग है, और तरंग का जो समीकरण होता है ना, परिणामी तीव्रता का गणितीय निरूपण करते हैं।
तरंग का समीकरण। पहली तरंग का विस्थापन आपका मान लेते y1, दूसरी तरंग का विस्थापन आपका y2। तो ये y1 इक्वल टू हो जाएगा a1 साइन ओमेगा टी, जहां a1 क्या है, पहली तरंग का आयाम, और यह जो ओमेगा टी है यह आपका कला है। कला का मतलब आपका होता है फेज, फेज में होता है आपका कला। और यदि ये कला नहीं समझ में आए तो छोटे से शब्दों में समझ लो, कला में होता है आपका कोण, एंगल। ठीक, ओमेगा टी कैसे, आप जानते हो कि कोणीय वेग आपका ओमेगा होता है, और कोणीय वेग होता है क्या भाई, कोई यदि आपकी तरंग टी समय में थीटा कोण विस्थापित हो तो थीटा इक्वल टू आपका ओमेगा टी हो जाएगा। थीटा के प्लेस ओमेगा टी लिख सकते हैं, ऐसे एकदम, मतलब बस मैं समझा रहा हूं आपको। कोई नहीं बताएगा नहीं थीटा इक्वल टू ओमेगा टी, ओमेगा टी लिखे क्यों है, कोई नहीं बताएगा, ये मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, ये पहली तरंग का समीकरण है, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। और दूसरी तरंग y2 इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ये दूसरी तरंग के लिए कला है। पहली तरंग का कला इतना, दूसरी तरंग का कला आपका ओमेगा टी प्लस फाई, जहां क्या है भाई आपका फाई, आपको एक नया नाम मिला है ना, फाई लिख देंगे, यहां पे क्या है, कलांतर। कलांतर कैसे, इसमें से हम इसको माइनस करेंगे, दूसरी तरंग का जो कला है उस कला में से पहली तरंग के कला को माइनस करेंगे तो ये वाला इससे कैंसिल, जो बचेगा आपका फाई ही बचेगा। और जब फाई बचेगा तो आपका फाई क्या कहलाएगा, कलांतर, फेज डिफरेंस। ठीक, अब देखिए आपसे व्यतिकरण की घटना हम कह रहे हैं कि जब दो तरंगे मिलती हैं, अब तरंगे जब मिलते हैं तो मान लेते भाई परिणामी आपका विस्थापन y इक्वल टू y1 प्लस y2, परिणामी विस्थापन आपका y1 है। तब क्या हो जाएगा भाई आपका, हम क्या करते हैं y1 और y2 का मान रख लेते हैं। y1 का मान कितना है भाई आपका, a1 साइन ओमेगा टी, प्लस y2 का मान आपका है a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ऐसा। ए आपका हो जाएगा a1 साइन ओमेगा टी को ऐसे छोड़ देते हैं, a1 साइन ओमेगा टी, और यह a2 है, a2 को a2 रहने देते हैं। आप जानते हो साइन ओमेगा टी प्लस फाई, यह अब देखो भाई पहली तरंग है, यह आपकी दूसरी तरंग है। साइन ओमेगा टी प्लस फाई, आप लोग जानते हो कि भाई साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी क्या बोलता है, साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी। एक बात मैं आपको भूल गया है ना, ये जो आपका ग्राफ होता है ये आपका साइन का ग्राफ होता है। जो मैथ वाले हैं, मैथ वाले जान रहे होंगे, ये आपका साइन का ग्राफ होता है। मैथ वाले चैप्टर नंबर 8 में जो आपका समाकलन का अनुप्रयोग है मैथ में, एनसीईआरटी की चैप्टर बता रहा हूँ, उसमें आपका ऐसे ग्राफ एक आध दो ठो मिलेंगे, है ना। लेकिन जो बायो वाले हैं, तो बायो वालों के लिए भाई मैं बता दे रहा हूँ कि आपके साइन का ग्राफ, इसलिए यहाँ पे आपका साइन ओमेगा टी लिखा गया। ठीक है, तो साइन ए प्लस बी आप लोग कक्षा 10 में पढ़े होंगे, साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ए आपका इसी फॉर्म में दिख रहा है, तो इसको हम इस फॉर्म में तोड़ लेते हैं। या क्या हो जाएगा आपका साइन ओमेगा टी प्लस फाइव का क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा इंटू कास फाइव प्लस कास ओमेगा टी इंटू साइन फाइव। साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, ए बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ऐसा। अब क्या करते हैं, अब कुछ नहीं करना हमको, अब इस वाले का सिर्फ ये जो आपका a2 है, इस a2 का गुणा सब में कर देते हैं।
जब A2 का गुणा सब में कर देंगे तो आपको मिलेगा आपका A1 साइन ओमेगा टी प्लस A2 का गुणा साइन ओमेगा टी इंटू कास फाई में होगा तो आपको मिल जाएगा A2 साइन ओमेगा टी इंटू कास फाई। फिर गुणा होगा इस A2 का कास ओमेगा टी इंटू साइन फाई में, A2 इंटू कास ओमेगा टी इंटू आपका साइन फाई। एकदम सब बातें मक्खन हो रही हैं, है ना, कोई दिक्कत? यहां तक बातें समझ में? आगे चलें। आगे जब चलेंगे तो यहां पे देखिए थोड़ा सा, बस बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, एकदम सिंपल है। देखो भाई साइन ओमेगा टी यहां पे है, साइन ओमेगा टी दोनों में दिखाई दे रहा है, तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं। तो साइन ओमेगा टी को जब हम कॉमन ले लेंगे तो आपको बचेगा क्या, A1 इसमें बचेगा और इसमें क्या बचेगा, A2 कास फाई, तो हो जाएगा A1 प्लस A2 कास फाई। कॉमन क्या लिए आप, साइन ओमेगा टी कॉमन लिए, प्लस ए आपका है, इसको क्या करते हैं कि हम A2 साइन फाई पहले लिख लेते हैं ना, ऐसे इसको बाद में लिख लेते हैं, इसको पहले लिख लेते, कोई मतलब नहीं है। A2 साइन फाई और आपका बचा क्या है आपका भाई, इसमें कास ओमेगा टी, इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको मैंने बाहर कर दिया और इसको मैंने पहले लिख लिया। तो यहां पे ये आपका है A1 प्लस A2 कास फाई और A2 साइन फाई। हम क्या करते हैं, इसको कुछ मान लेते हैं, इस वाले को कुछ मान लेते हैं और इस वाले को कुछ मान लेते हैं। मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं भाई, मान लेते हैं, माना मार्कर भाई इसमें डार्क नहीं है, है ना, मान लेते हैं A1 प्लस A2 कास फाई बराबर मान लेते हैं R कास थीटा। अब आप कहेंगे कि नहीं सर जी, इसको भी देख लेते हैं ना, A2 साइन फाई बराबर आप मान लेते हैं R साइन थीटा। कहेंगे कि अरे सर जी आप ये क्या कर दिए, मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने सिर्फ माना, मानने को तो लोग गधे को बाप मार रहे हैं तो हम मान सकते हैं, कोई दिक्कत? चलिए आगे मैं बताऊंगा कि आपको ये है क्या, ये जो R आपको एक नया नाम मिल रहा है ना, R है क्या, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक, चलते। जब मान लेंगे तो इसका मान रखते हैं, जब मान रखेंगे देखो बेटे मैंने क्या माना, मैंने कहा कि भाई A1 प्लस A2 कास फाई जगह R कास थीटा, तो मान रख देते हैं। जब मान रखेंगे तो आपको मिलेगा ऐसे A1 प्लस A2 कास फाई जगह R कास थीटा, R कास थीटा इंटू साइन ओमेगा टी प्लस A2 साइन फाई, A2 साइन फाई की जगह पे हम R साइन थीटा लिख सकते हैं, R साइन थीटा इंटू कास ओमेगा टी। यह किसके बराबर भाई, अब कब Y के बराबर है। यहां से R इसमें भी है, R इसमें भी है, तो हम R को ले लेते हैं कॉमन। जब R को हम कॉमन ले लेंगे तो आपको मिलेगा Y इक्वल टू R कॉमन ले लिए, बचा क्या आपका, आपका बचा कॉस थीटा इंटू साइन ओमेगा टी प्लस साइन थीटा इंटू कास ओमेगा टी, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी का फार्मूला है, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। क्या यह वाला इससे कुछ मिलता जुलता है, और जब मिलता जुलता है तो इसको मिला लेते, जब मिला लेंगे तो आपका हो जाएगा y इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई आपका R साइन ए प्लस बी साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, परिणामी विस्थापन इतना।
अब कहेंगे कि नहीं ए आर है क्या, तो इसका आपको स्क्रीनशॉट मारना तो मान लीजिए पहले। ज्यादा टफ तो नहीं लगा, टफ नहीं लगना चाहिए। फिर से स्क्रीनशॉट मार लीजिए, वीडियो बैक करके देख लेना। हमें चाहिए क्या, आर क्या है, आर का मान चाहिए। तो आर का मान यदि आपको चाहिए तो आर के मान के लिए हमें आपको एक समीकरण बना लेना। इसको मान लेते समीकरण नंबर 3 और इस वाले को मान लेते समीकरण नंबर 4। समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4 आपको दिखाई दे रहा है। हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4 का जो वर्ग करके जोड़ देते हैं आपस में। तो जब समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4 का वर्ग करके जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल सकता है, उसका वर्ग करते हैं। और जब वर्ग करके जोड़ेंगे तो वहां से हमें मिलेगा आर का मान। आर का मान मिलेगा कैसे, आते लिख लेते हैं। समीकरण 3 एवं 4 का वर्ग करके जोड़ने पर समीकरण 3 और समीकरण 4 का वर्ग करके जोड़ने पर, जब वर्ग करके जोड़ेंगे तो समीकरण 3 का वर्ग क्या हो जाएगा, a1 प्लस a2 cos फाई का होल स्क्वायर है, सॉरी a1 प्लस a2 cos फाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। या आपका ऐसा हो जाएगा a1 प्लस a2 cos फाई का स्क्वायर प्लस नीचे वाला a2 साइन फाई का होल स्क्वायर बराबर, जोड़ देते हैं भाई, इसमें इसको जोड़े तो इसमें इसको जोड़ेंगे, ये आपका हो जाएगा आर स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। यह वाला क्या हो जाएगा समीकरण 4 वाला, यह आपका हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यह आपका क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर। जब a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला आप लोग जानते हो, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो यह आपका हो जाएगा a1 का स्क्वायर प्लस a2 कास स्क्वायर फाई प्लस a2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। लेकिन मिस हो गया थोड़ा सा, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab, 2a का मान आपका a1 और b का मान क्या भाई a2 कास फाई प्लस a2, इस वाले का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई आपका a2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई बराबर। अब यहां पे एक बात आपको कॉमन दिखाई दे रही है, राइट साइड में आर यहां भी है और आर यहां भी है। जब आर यहां भी है आर यहां भी है तो हम आर को क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। जब कॉमन ले लेंगे आप तो क्या मिल जाएगा भाई आपको, कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहां पे देखो एक और बात कॉमन मिल रही है ना, a2 कास स्क्वायर फाई a2 साइन स्क्वायर फाई। हम क्या करते हैं, इस a1 को पहले लिख लेते हैं, यह आपका हो जाएगा a1 का स्क्वायर प्लस हम a2 को इसमें से कॉमन ले लेते हैं, a2 को इसमें से और इसमें से भी हम a2 को कॉमन ले लेते हैं। जब कॉमन ले लेंगे तो आपका क्या मिलेगा भाई, आपका मिलेगा कास स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, ऐसा मिला, मिल जाएगा। बचा क्या आपका ए वाला पोर्शन बचा है, ये आपका हो जाएगा 2a1 a2 कास फाई बराबर, क्योंकि ये वाला तो इसमें शामिल हो गया आपका। यह आपका हो जाएगा आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्यों होगा, क्योंकि आप जानते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना होता है, 1 होता है। चलिए आगे, बातें एकदम समझ में आ रही।
कोई दिक्कत? यह आपका हो जाएगा a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर, और यह साइन स्क्वायर 5 प्लस कास स्क्वायर 5, अभी मैंने बताया इसका मान 1 होगा त्रिकोणमिति से, प्लस आपका क्या है भाई 2a1 इंटू a2 कास 5 बराबर आपका आर स्क्वायर। ये तो आपको आर स्क्वायर बराबर मिला, और मैंने आपसे कहा था कि हमें किसका मान चाहिए, हमें आर का मान चाहिए। तो इसको कर लेते एक समीकरण नंबर हम 5 कर लेते, कोई दिक्कत? अब आर का मान है ना, इसमें आपकी दो स्थितियां होंगी, आर का मान अधिकतम कब होगा, आर का मान न्यूनतम कब होगा, तो उसकी बातें करते हैं। तो आर का मान अधिकतम होने का मतलब ये कि आपका फाई का मान क्या होना चाहिए, अधिकतम होना चाहिए, मतलब कास फाई का मान। यदि कास फाई आपका अधिकतम रहेगा तो आर का मान अधिकतम आएगा, यदि कास फाई यदि आपका न्यूनतम रहेगा तो आर का मान क्या आएगा, न्यूनतम आएगा। चलिए आर स्क्वायर के अधिकतम मान के लिए चलते हैं। बहुत आर स्क्वायर के अधिकतम मान के लिए मैक्सिमम वैल्यू के लिए चलेंगे। तो भाई आर स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, फाई का मान यदि आपका 0 डिग्री रहे तो क्या होगा भाई आपका cos 0 इक्वल टू 1। देन अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 5 व्हाट वी गेट a1 का स्क्वायर प्लस, कभी कभी इंग्लिश बोल देते हैं ना, तो उसमें आप लोग a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2, और cos 5 मतलब cos 0 है ना, यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यह आपका क्या होगा भाई, इसका मान क्या हो जाएगा, cos 5 की जगह पे 1 हो जाएगा, 1 लिखे या ना लिखे कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल टू आपका आर स्क्वायर, या यहां से आपको क्या मिलेगा भाई, आर स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, यह आपका हो जाएगा a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत एकदम नहीं। चले आगे, यह आपका हो जाएगा आर इक्वल टू हो जाएगा a1 प्लस a2, ए आ गया आर। अब यहां से यह a1 प्लस a2 आपका क्या था, जब तरंगे अध्यारोपित हो रही थी तो यह आपका a1 प्लस a2 हो गया था। तो यह जब दो तरंगे आपस में मिलेंगी तो यह आपका a1 प्लस a2 मतलब परिणामी आयाम है, और परिणामी आयाम मतलब कि ये दोनों प्लस हैं, तो ये दोनों भाई आपस में श्रृंग से श्रृंग मिला है, और जब श्रृंग से श्रृंग मिलेगा तो आप समझ रहे हो भाई प्यार मोहब्बत बढ़ेगा, और जब प्यार मोहब्बत बढ़ेगा तो वहां पे कौन सा व्यतिकरण होगा, समपोष। मतलब कि ये जो आपका कला है ना, कलांतर का मान आपका 0 हो, या 0 से के बाद आपका क्या आता है 360 हो, ठीक है, 720 हो, उसके बाद 1080 हो, ऐसे मतलब कि तब एक कौन सी स्थिति आएगी भाई, तब आपकी आएगी समपोषी की स्थिति, मतलब कि श्रृंग से श्रृंग जुड़ेगा, प्लस से प्लस मिलेगा, है ना। ये परिणामी आयाम आ गया किसका भाई, समपोषी का। अब आर का मान अधिकतम हो गया ना, आर स्क्वायर का मान, अब आर स्क्वायर का मान न्यूनतम कब होगा, न्यूनतम के लिए मैं सब बताऊंगा आपको, है ना, चिंता मत कीजिए। आर स्क्वायर का न्यूनतम मान लिख लेते हैं यहाँ पे, स्क्रीनशॉट भी तो मारना आप लोगों को। न्यूनतम मान क्या होगा, आर स्क्वायर का न्यूनतम मान कब हो, यदि आपका 5 इक्वल टू 180, तब आपका cos 180 का मान कितना होता है, -1 होता है। तब समीकरण 5 से
5 में इस cos 180 का मान रखेंगे तो यह आपका क्या हो जाएगा, -1 है तो इसको माइनस कर देगा। जब माइनस कर देगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर माइनस 2a1 इंटू a2 इक्वल टू आर स्क्वायर। ऐसे कुछ नहीं मैंने किया, मैंने सिर्फ इसको और यहाँ पे cos फाई की वैल्यू आपकी -1 मैंने पुटअप किया तो यह आपका माइनस है और यह आपका प्लस, इसको अपने में मिला लेगा, माइनस करवा देगा तो यह आपका ऐसा या मिलेगा। आपको क्या मिलेगा भाई, ऐसा हो जाएगा ना, a1 माइनस a2 का स्क्वायर। पढ़ रहे हो आप लोग कक्षा 6 से। या आपका आर स्क्वायर हो जाएगा a1 माइनस a2। अब देखो भाई इसमें एक प्लस है एक माइनस है, मतलब कि एक वाले का श्रिंग दूसरे वाले के गर्त में कनेक्शन है। जब प्लस वाले का माइनस में कनेक्शन तो जानते ही हो आप लोग भाई, ओ फिर खत्म है ना। तो ये आपका फिनिश, मतलब फिनिश का मतलब कि भाई डार्क 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 डार्क, इसका मतलब भाई विनाशी है ना। विनाशी व्यतिकरण के लिए कुल मिलाकर कहने का मतलब मेरा ये है ना, मैं एक ही शब्द में सभी बातें बता देना चाहता हूं कि विनाशी व्यतिकरण की स्थिति कब आ सकती है, जब आपका कलांतर 180 हो, 540 हो और 90 900, मतलब कि ये तब आपकी कौन कौन सी स्थिति आएगी भाई, तब आपकी विनाशी की स्थिति आएगी। और कलांतर आपका देखो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई, ऐसे आपका कलांतर आए तो ये आपका कौन सी स्थिति होगी, वहां पे समपोषी की स्थिति होगी। और यह आपका रेडियन में चेंज कर दो, आपका पाई 3 पाई 5 पाई, अगर ऐसे आए तब आपकी कौन सी स्थिति होगी, यहाँ पे विनाशी की स्थिति होगी। ये आपका होता है, इसको बताना चाहता हूं। ये तो अभी आपका आयाम आया है ना, अभी आपको क्या चाहिए, परिणामी तीव्रता की बात मैंने की थी आपसे, नहीं मैं आपको परिणामी तीव्रता दूंगा, मैं परिणामी तीव्रता आपको देने जा रहा हूं। परिणामी तीव्रता मैं यहां से दूंगा आपको ऐसे सीधे, आप कहो तो लिख दूं, मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि अभी देखो भाई एक बात आप जानते हो, नहीं जानते हो मैं बता रहा हूं आपको, किसी तरंग की जो तीव्रता होती है वह उस तरंग के आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। किसी इंटेंसिटी ऑफ एनी वेव्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ देयर एम्पलीट्यूड। किसी तरंग की तीव्रता उसके आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। तो आयाम मतलब कि ये आपका ऐसा इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, ऐसे ये आपका होता है। मान लेते हैं पहली तरंग की तीव्रता क्या है भाई, आपकी I1 है, I1। दूसरी तरंग की तीव्रता आपकी I2, ठीक है। और परिणामी तीव्रता क्या है आपका R, और यहां पे R की बात मैंने की थी, R क्या है आपका परिणामी आयाम है ना। यदि मैं भूल गया हूं तो मैं फिर से बता देता हूं, वैसे मैंने शायद बताया था। तो क्या हो जाएगा भाई आपका, यहां से आपको मिलेगा, देखो स्क्वायर मिला है तो यहाँ पे I है, यहां से स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट I हो जाएगा ऐसे। तो यह आपका हो जाएगा पहले वाले का A1 के स्क्वायर की जगह पे क्या हो जाएगा I1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था, ठीक है। A2 की जगह पे क्या हो जाएगा आपका I2 हो जाएगा, प्लस 2 यहां से स्क्वायर रहेगा तो आपके किस में आएगा स्क्वायर रूट में आएगा। तो A1 के जगह पे हो जाएगा करड़ी में I1 स्क्वायर रूट आपका I1 इंटू I2 cos फाई इक्वल टू R की जगह पे आपका I। ये आपका है भाई परिणामी तीव्रता। कलांतर की बातें कर ले,
मतलब कि संपोषी कब होगा, विनाशी कब होगा, जब यह आपका मैक्सिमम होगा इंटेंसिटी, तब आपका संपोषी होगा। जब इंटेंसिटी आपकी मिनिमम होगी तो आपका होगा विनाशी। इस स्थिति में तो अगर मेरा जो वीडियो है आपको अच्छा लगा हो, दिल को छू गया हो, वैसे तो मैं कोशिश करता हूँ कि दिल को छू जाए, हर एक बात दिल को छू जाए, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करना। और यदि अभी तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। और जो पीछे की वीडियोज़ हैं फर्स्ट पेपर की, फर्स्ट पेपर में वही हमारे पास समय बहुत मिनिमम है, तो फर्स्ट पेपर की जो वीडियोज़ है जैसे आपका इंडक्शन, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा, ये तो दो ही चैप्टर में इंपॉर्टेंट लगते हैं। एक आपका किरचॉफ का नियम जो आपका वैद्युत धारा वाला जो चैप्टर है, इलेक्ट्रिक करंट वाला है ना, उसकी वीडियोस आपको मैंने डाल दिया है यूट्यूब पे, और इस चैनल में आप लिंक में मतलब कि उसमें जाएंगे आप तो वीडियोस में जाएंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक। और यदि अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करें, कमेंट करके बताएं कि नहीं ये आपका वीडियो कैसा रहा, समझ में आया कि नहीं आया। बाकी जो कमियां, तो वैसे मैं कमियां छोड़ता नहीं हूँ, बाकी खैर ऑल द बेस्ट।